हम लोगों ने ये चैप्टर अब ख़त्म कर लिया है। इस चैप्टर में हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें समझ ली हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस और किस टॉपिक को जानना ज़रूरी होता है इसमें। उसके लिए जो ये चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमें क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा है और क्रोमोसोम्स अच्छे से जाना है। क्रोमोसोम्स के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रोमोसोम। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमें लिखना क्या है, हमें सबसे पहले क्रोमोसोम की पोजीशन बतानी है कि क्रोमोसोम्स वेयर दे आर फाउंड। किसने इसको डिस्कवर किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो क्रोमेटिन फाइबर्स से मिलकर बनता है और ये 2 क्रोमेटिड्स से बनता है। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, 2 क्रोमेटिड्स से बनता है और ये दोनों क्रोमेटिड्स जो है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है। दोनों क्रोमेटिड आपस में एक पॉइंट पे अटैच रहते हैं और उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का नाम है सेंट्रोमियर। तो इतना हमें इसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में लिखना है। और क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं? क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी या क्रोमोसोम्स हमें कब दिखते हैं? ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। बिना सेल डिवीजन के क्रोमोसोम को हम नहीं देख सकते हैं। और क्रोमोसोम सेल डिवीजन से पहले जब रेस्टिंग कंडीशन होती है सेल की, तब किस फॉर्म में होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमेटिन फाइबर्स। तो हमें क्रोमोसोम के बारे में इतना ही लिखना है कि दे आर द डेंस सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर्स present in the form of 2 chromatids which are attached together at a point known as centromere, and these are visible at the time of cell division. They are present inside the nucleus, in the nucleoplasm, and they are discovered by Walter Fleming. This much is sufficient for the chromosome. Chromosome के बारे में इतनी knowledge बहुत है। Then second one was histones. Histones याद होगा बच्चों तुम लोगों को कि हिस्टोन्स हमने कहाँ पढ़ा था? हमने हिस्टोन्स पढ़ा था डीएनए के साथ, सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच रहते हैं। द प्रोटीन्स दे आर 18 नंबर। ये जो डीएनए का सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर था उसमें 8 प्रोटीन बॉडीज अटैच थी। थोड़ी थोड़ी दूर पे डीएनए पे कुछ प्रोटीन बॉडीज अटैच थी और ये जो डीएनए की प्रोटीन बॉडीज हैं इन्हीं का नाम जो है वो हिस्टोन्स है। कितने नंबर की होती हैं? दे आर 18 नंबर्स। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अलोंग विद द डीएनए स्ट्रैंड। कहाँ होती है? डीएनए स्ट्रैंड हमारा कहाँ होता है? डीएनए स्ट्रैंड हमारा इस क्रोमोसोम के अंदर सुपरकॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हिस्टोन्स के बारे में हमें इतना ही जानना है। देन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये भी हमने पढ़ा था। हिस्टोन्स के आगे जो है ये पार्ट, दिस पार्ट विच इज मेड अप ऑफ अ पार्ट ऑफ डीएनए along with 8 histone particles, this part is called as the nucleosome. The nucleosome basically है क्या? They are the structures which make this whole chromosome strand. Chromosome strand में डीएनए इस तरह प्रेजेंट है। यहाँ पे जगह 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 8 हिस्टोन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ये जो हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जगह जगह इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है। ठीक है। सो बच्चों आगे न्यूक्लियोसोम के आगे जब हम और आगे डिटेल स्ट्रक्चर उसका देखते हैं तो हम जब डीएनए के स्ट्रक्चर पे जाते हैं, न्यूक्लियोसोम में क्या था? डीएनए था, हिस्टोन प्रोटीन्स थी। जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो आगे जो बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो डीएनए के बारे में पूछा जाता है कि डीएनए है क्या। हमें अच्छी तरह पता है डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल? अ वेरी मच बिगर मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस लाइन से अटैच रहते हैं मिलियंस, बहुत सारे नंबर ऑफ। ये जो दिख रहा है ए सी जी टी सी जी, ये सारे क्या है? ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। हमारे डीएनए में हमें पता है कि 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। कौन कौन से? ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन। ये हमें डिस्क्राइब करना है कि डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल
which is present inside the nucleus. It is a hereditary material which is transmitted from parents to the offspring. They are the carriers of heredity. और हम इसके बारे में ये बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर जब पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लिखेंगे द स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था. उन्होंने ये बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस A, C, T, G and these are attached in a peculiar manner. Peculiar manner में कैसे? A is always find attached with T, C is always find attached with G. इनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रक्चर्स है हमें अच्छी तरह पता है क्या है. दे आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और C और G के बीच में ऑलवेज देयर इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ये सब जो है ये 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं. दिस इज फर्स्ट स्ट्रैंड एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड. ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं? इट इज द हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब ट्विस्टेड फॉर्म में अटैच रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. और इसके जो हर एक नाइट्रोजनस बेस है ये एक एक शुगर से अटैच्ड है. दिस इज द पेंटोज शुगर एंड पेंटोज शुगर, 2 पेंटोज शुगर मिलके एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है. दीज आर द फॉस्फेट ग्रुप्स. तो ये पूरी तरह से एक डीएनए का स्ट्रक्चर है. और इसके बारे में जब डीएनए का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो फिर पूरा हमें हर एक नाइट्रोजनस बेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ए इज दिस, टी इज दिस. तो उसके बाद शुगर इज पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड विद द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये भी पूछना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. न्यूक्लियोटाइड 1 वर्ड आंसर में भी पूछा जाता है कि ये क्या है न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, इस कॉम्बिनेशन को एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. तो मैक्रोमोलेक्यूल डीएनए को बोला क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स वो हैं, यूनिट्स हैं इस पूरे डीएनए के. जैसे कि एक प्रोटीन, अमीनो एसिड. प्रोटीन का यूनिट एक अमीनो एसिड है. दैट्स व्हाई प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ मैक्रोमोलेक्यूल. कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जो कि छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है उसको हम एक मैक्रोमोलेक्यूल बोलते हैं. दैट्स व्हाई डीएनए इज अ मैक्रोमोलेक्यूल. ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड्स में आता है कि व्हाई डीएनए इज कंसिडर्ड एज अ मैक्रोमोलेक्यूल. ठीक है बच्चों, अब आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा कि व्हाई डीएनए इज अ मैक्रोमोलेक्यूल. नेक्स्ट इज जीन्स. जीन्स ये जो सीक्वेंस होता है ये एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है एक पर्सन के डीएनए का. अगर ये मेरा डीएनए है तो मेरे हर एक सेल में, हर एक सेल के डीएनए में सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होगा. तो ये जो सीक्वेंस है, कुछ पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस डिफाइंस वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माय बॉडी. आइदर इट मे बी हाइट, इट मे बी माय कलर, इट मे बी माय टेक्सचर ऑफ माय हेयर्स, कुछ भी हो सकता है. तो मेरी किसी भी मेरी बॉडी का कोई भी फीचर वो मेरी जीन्स पे डिपेंड करता है या इस सीक्वेंस पे डिपेंड करता है. एंड द सीक्वेंस एंड द पार्ट ऑफ द सीक्वेंसेस इज gene which defines my particular feature. Okay, after knowing about chromosome, after knowing about DNA, histones and all the structures of these things, अब हम अपने बेसिक कंसेप्ट पे आ रहे हैं जो हमारा चैप्टर है. आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन. तो ये सब जानने के बाद हम सेल डिवीजन पे आते हैं क्योंकि सेल डिवीजन में इन्हीं सब चीज़ों में चेंजेस होते हैं, हमारे डीएनए में, हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में. तो जो बेसिकली जो सेल डिवीजन है वो 2 तरह का होता है. एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. वी ऑल नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. वन इज माइटोसिस एंड अदर इज मियोसिस. दोनों तरह के सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होते हैं. एट सम प्लेसेस माइटोसिस अकर्स एंड एट सम प्लेसेस मियोसिस अकर्स. मियोसिस बेसिकली या पर्टिकुलरली हमारी बॉडी में ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन. हमारी बॉडी के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हमारे सेल के क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दिस.
क्या कि हमारी बॉडी के, हमारे सेल के क्रोमोसोम नंबर को वो हाफ कर देता है। हाफ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बॉडी के जो सेल के जो क्रोमोसोम नंबर अगर हाफ नहीं होंगे तो हर एक जनरेशन ऑफ द जनरेशन इट विल गेट डबल्ड। कैसे? हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर मेल का जो जनरेटिव सेल है दैट इज स्पर्म, उसमें भी अगर 46 क्रोमोसोम होगा, और जो फीमेल का जनरेटिव सेल है जो कि एग है, उसमें भी अगर 46 क्रोमोसोम होगा तो, और वो जब मिल के एक जाइगोट को प्रोड्यूस करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर विल बी 92, जो कि डबल हो जाएगा, विच शुड नॉट बी सो। तो उसके लिए क्या करना है हमें जो अपने जनरेटिव सेल में है अपने क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना चाहिए, हाफ करना पड़ेगा, ताकि जब वो दोनों दोबारा मिलें तो जो नया सेल बने विच विल बी अ फ्यूचर लाइफ, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट विल बी अगेन 46 इन नंबर। तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो जनरेटिव सेल्स होते हैं स्पर्म्स एंड एग्स, उसमें जो होते हैं क्रोमोसोम नंबर, उनको हाफ करने के लिए मियोसिस इज द इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फिनोमेना। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस वो है जो जनरल सेल्स में, जनरल बॉडी सेल्स में होता है ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट, ड्यूरिंग रिपेयर, ड्यूरिंग रीजनरेशन प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। एक सेल जो होता है वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2। इस प्रोसेस में क्या होता है? मियोसिस में 1 सेल डिवाइड्स इनटू 4 सेल्स। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। दिस इज सिंगल स्टेप प्रोसेस। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, सिंपल, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। दिस इज अ डबल स्टेप प्रोसेस। इन फर्स्ट स्टेप क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, आधे हो जाते हैं, एंड इन सेकेंड स्टेप सिंपल माइटोसिस अकर्स। दोनों सेल जो हुए थे, बने थे, वो दोनों सेल अगेन माइटोसिस करते हैं और एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स। ठीक है बच्चों? अब अगर हम माइटोसिस देखें तो माइटोसिस की जो स्टेजेस थी अच्छे से हमें याद है, क्या क्या थी? 1 was प्रोफेज, other was मेटाफेज, then एनाफेज and then टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस, अदर इज साइटोकाइनेसिस। These two are the processes which occurs in the mitosis. Mitosis जब सेल डिवीजन हो रहा है तो 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस, अदर इज साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। जब भी डिवीजन होना होता है तो कैरियोकाइनेसिस प्रीसीड्स साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से हमेशा पहले होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 2 न्यूक्लियाई शेयरिंग 1 कॉमन साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद हमारे सेल का डिवीजन होता है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इट अकर्स प्रायर टू द सेल डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ये दोनों प्रोसेसेस हैं। व्हाट इज प्रोफेज, मेटाफेज, ये अभी हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोफेज? प्रोफेज फर्स्ट स्टेप है ऑफ आर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट स्टेप है माइटोसिस का, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स, दैट इज T M A T, TMAT. P is the prophase in which cell enters the dividing phase. उसमें क्या होता है? हम लोग ने पढ़ा था, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि राइट द फीचर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या था? सीक्वेंस, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन, सेकेंड इज न्यूक्लियोलस का डिसइंटीग्रेशन, थर्ड वन इज क्रोमेटिन फाइबर्स आर टर्न टू कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स पेयरिंग टेक्स प्लेस, फिर जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम
divides into two centrioles. These two centrioles migrate in the opposite direction and get fixed at some points called as poles. उन poles पे वो जाके स्टार शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, which are called as asters. Asters में कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, these are called as spindle fibers, जो कि पूरे सेल में अपने आप को स्ट्रेच कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर्स. इतनी चेंजेस होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर ड्यूरिंग प्रोफेज स्टेज. व्हाट इज मेटाफेज? मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन कहाँ होता है? दो पोल्स के बीच में होता है. वहाँ पे सारे क्रोमोसोम अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं. कैसे अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर से? They get attached with the spindle fibers through their centromeres. Centromeres are what? They are the point of attachment of two chromatids of the chromosome. Then anaphase stage. जैसे ही सेल एनाफेज स्टेज पे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होते हैं. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बीच से सेपरेट हो जाते हैं. सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं. अगर हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो वो चेंज हो जाते हैं इनटू 92 क्रोमेटिड्स में. सेंट्रोमियर डिवाइड एंड क्रोमेटिड सेपरेट. विद द स्ट्रेचिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स द टू क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट. वन मूव्स टुवर्ड्स वन साइड एंड अदर मूव्स टुवर्ड्स अदर साइड. इससे होता क्या है कि आधे क्रोमेटिड्स एक तरफ और आधे क्रोमेटिड्स एक तरफ मूव करते हैं और इस तरह डिवीजन ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाता है. देन नेक्स्ट स्टेज पे जब सेल एंटर करता है तो उसमें न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो चेंजेस हमारे प्रोफेज में हुए थे वही चेंजेस वापस होने लगते हैं. जैसे कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुआ था वो वापस रीअपियर होने लगता है. न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स रीअपियरिंग. क्रोमोसोम्स they again start converting into thread-like structures, finer thread-like structures. Then what happens? Spindle fibers disappear हो जाते हैं और हमारा जो है सेंट्रियोल, जो एक सेंट्रियोल एक तरफ चला गया था, that will again convert into centrosome. एक फरो अपीयरेंस होता है सेल में, जो ये फरो क्या करता है? दिस इज द टेलोफेज स्टेज. इस फरो से क्या होता है कि हमारा सेल जो होता है वो अलग होना शुरू कर देता है और जब ये फरो एक दूसरे से मीट कर जाते हैं तो हमारे दो सेल सेपरेट आउट हो जाते हैं और वन सेल डिवाइड इनटू टू. तो एग्जाम में पूछते क्या है? इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि ड्रॉ द टेलोफेज स्टेज एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द टेलोफेज स्टेज. या एक डायग्राम बना देंगे और पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड व्हाट हैपेंस, या डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेज विच इज बिफोर दिस स्टेज. मतलब अगर वो एनाफेज स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि मेटाफेज स्टेज के बारे में डिस्क्राइब करो, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाफेज ड्रॉ किया है तो एनाफेज के बारे में ही डिस्क्राइब करने लगते हैं. लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. उसमें ये लिखा होता है कि द स्टेज विच इज बिफोर या स्टेज विच इज आफ्टर दिस स्टेज, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है. ठीक है बच्चों? उसके बाद हमें एक प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमने लास्ट में पढ़ा था, डेट वॉज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जब आपस में पेयरिंग होती है उनकी, तो उसके कुछ क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं. दिस इज द ओवरलैपिंग पॉइंट. अब इस ओवरलैपिंग पॉइंट में होता क्या है कि व्हेन दे स्टार्ट सेपरेटिंग, जब दोनों क्रोमेटिड्स अलग होने लगते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, तो होता क्या है कि सम ऑफ द पार्ट्स गेट एक्सचेंज्ड एट दिस पॉइंट. दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज चियास्मा. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसको एग्जाम में अक्सर वन वर्ड में पूछते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट एट विच टू क्रोमेटिड्स गेट ओवरलैप एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर हमारी
जनरेशन आफ्टर जनरेशन में जो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं या वैरायटीज प्रोड्यूस होती हैं उसका रीज़न है। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस भी यही है कि इट क्रिएट्स वैरायटीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये वैरायटीज होने की वजह से ही हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ चेंजेस होते हैं एंड दैट लीड टू एवोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को पूरा चैप्टर, पूरा उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। इन केस यू हैव एनी डाउट आप प्रीवियस लेक्चर्स दोबारा देखिए, फिर भी कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिए। कुछ क्वेश्चंस जो कि अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप लोग सब अटैच्ड हैं उसमें आपको सेंड कर देंगे और आप मुझे उनके आंसर्स भेजिए। मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि कैसे आंसर्स हैं और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उसको किस तरह लिखना चाहिए उस तरह डिस्क्राइब करूँगी। पहले आप उन क्वेश्चंस को फॉलो करिए, देखिए, लेक्चर्स दोबारा देखिए, सब समझ में आने के बाद उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।